So, good evening, dear students. This class is about the poem Burnt Norton by T.S. Eliot. We will try to talk about the important questions and try to study the theme of the poem, structure, and some other important points. So, I have written here on the top that the poem has 5 parts and it has 178 lines. Eliot has made an effort to try and copy the structure or the method of The Wasteland. However, this poem is not a very celebrated poem and therefore it cannot be compared with The Wasteland. वेस्टलैंड से कंपेयर इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि दिस पोएम इज़ बेसिकली अ क्रिश्चियन पोएम. ये क्रिश्चियन रिलीजन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देती है, जबकि द वेस्टलैंड किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देती. यहाँ तक कि द वेस्टलैंड इंडियन माइथोलॉजी से काफ़ी बोरो करती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द 4 पोएम्स दैट मेक अप द 4 क्वार्टेट्स. सो 4 क्वार्टेट्स जो है आपका वो उनकी पोएम है जिसमें 4 पोएम्स हैं. उसकी जो पहली पोएम है वो यही है. ये 6 इयर्स के डिफरेंस पे लिखी गई थी. 1909 और 1935 से लेकर के 1909 से 35 के बीच का जो टाइम था, इसमें जो पोएम्स लिखी गई उनको कलेक्ट करके एलियट ने 1936 में पब्लिश किया था. उसकी पहली पोएम थी ये. बर्ट नॉर्टन की जो 4 क्वार्टेट है उसकी भी पहली पोएम थी ये. और 4 क्वार्टेट्स की चारों पोएम के साथ ये पब्लिश हुई थी 1943 में. तो डेट्स इतनी हैं. 1936 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई है और 43 में 4 क्वार्टेट्स के साथ पब्लिश हुई है. थीम इसमें कई हैं, बट दो जो सबसे पावरफुल थीम है, पहली है आपकी, एक मिनट, राइट. The first theme of Burnt Norton is meditation on time and eternity. तो जब जो पोएम है वो टाइम और इटर्निटी के बारे में एक मेडिटेशन है, उसके बारे में सोचने और समझने की कोशिश है, उस पर पोइट का नज़रिया है. इसके अलावा टाइम एंड सैल्वेशन पर एक क्रिटिक है कि हाउ टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ सैल्वेशन कैन बी गेन्ड. ये इसकी मेन थीम है. बर्ट नॉर्टन एक्चुअली एक कंट्री हाउस है जो कॉट्सवुड हिल्स, कॉट्सवुड नाम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे है, जहाँ पर एलियट 1934 में घूमने के लिए गए थे, है ना. और वहाँ एलियट घूमने गए थे. वहाँ पर एलियट गए थे जिस लड़की के साथ, उसका नाम था एमिली. इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, एमिली हेल, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें. एमिली हेल नाम था. एमिली हेल के साथ ऑल्दो एलियट की शादी हो चुकी थी, लेकिन एमिली हेल के साथ ये काफ़ी घूमते थे. और ऐसा कहते हैं कि जो एलियट की अगर शादी ना हुई होती तो शायद वो एमिली हेल के साथ रहने के बारे में भी सोचते, मतलब शादी वादी करने के बारे में भी सोचते, है ना. तो 1934 में वहाँ घूमने गए थे, उसी में दौरान ये पोएम लिखी गई थी. और बर्ट नॉर्टन उस विलेज का नाम, उस जगह का नाम है, एक मैंसन है, एक महल जैसा घर टाइप का है. वहाँ जो गार्डन है वो गार्डन काफ़ी इम्पोर्टेंट है. उस गार्डन को ध्यान में रख करके उन्होंने ये पोएम लिखी है ना. तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जो ओपनिंग लाइन्स हैं इस पोएम की, वो उन्होंने इनका प्ले आया था मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में. तो 1935 में जो प्ले आया है, इस प्ले के लिए इन्होंने बहुत सी लाइनें लिखी थी. वो लाइन्स एक्चुअली इनके दिमाग से डालना चाहते थे, लेकिन इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था ई. मार्टिन ब्राउन. ये दोस्तों की सलाह बहुत लेते थे, आपको पता है. एजरा पाउंड की सलाह इन्होंने ले करके द वेस्टलैंड को छोटा किया था. तो ई. मार्टिन ब्राउन ने कहा कि ये जो लाइन्स आप लिख रहे हैं, ये लाइन्स मर्डर इन द कैथेड्रल में फिट नहीं होती हैं, इनको हटाना पड़ेगा. तो उन्होंने उन पोएम्स को हटा दी, उन लाइन्स को हटा दिया. उन लाइन्स को हटाने के बाद बहुत दिन तक सोचते रहे कि उसको कहाँ यूज़ करें, और धीरे धीरे करके उनके दिमाग में एक पोएम ने शेप लिया. और ये जो पहली 3 लाइन्स हैं ये डायरेक्टली उसी मर्डर इन द कैथेड्रल के लिए लिखी गई थी, जो यहाँ कॉपी हो गई. साथ में पोएम के अंदर ऐसी बहुत सी लाइन्स हैं जो मर्डर इन द कैथेड्रल से
आई है जो लिखी गई थी मर्डर इन द कैथेड्रल के लिए, लेकिन वहाँ पे यूज़ नहीं हुई है। ये जो पोएम है, दिस एम्फेसाइजेस ऑन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट एंड टू नो दैट देयर इज़ अ यूनिवर्सल ऑर्डर। तो 2 पॉइंट हैं। पहला ये कि पोएट कहता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करिए, यानी जो आज का वर्तमान समय में आप अच्छा कर सकते हैं वो करिए। आपको पता है बहुत सी पोएम्स ऐसी हैं जो बात करती हैं कि प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना चाहिए, राइट। सो द पोएम टॉक्स अबाउट फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। दूसरा पोएम कहती है कि एक यूनिवर्सल ऑर्डर है, यानी भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, उसे फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपने मन की नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर विश्वास की कमी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्रिश्चियन पोएम है, जैसे मैंने कहा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इस पोएम को। पोइट फिर ये कहते हैं कि अगर आप जो नेचर है टाइम का नेचर जो है उसको समझ जाते हैं और ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, और अगर ये समझ जाते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान चलाते हैं, इसको इसमें एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलता है, ठीक है, तो मनुष्य जो है विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज गॉड, तो आप भगवान को पहचान पाएंगे और मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, अपने पापों से बच करके रिडेम्पशन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा इस पोएम में कहा गया है। तो जैसे मैंने कई बार कहा क्रिश्चियन थीम यूज़ की गई है, क्रिश्चियन गॉड्स के बारे में बात की गई है। शुरुआत में इसमें 2 एपिग्राफ यूज़ किए गए हैं जो इंग्लिश में नहीं है। उनका ट्रांसलेशन जो है वो मैं बता देता हूँ। एपिग्राफ आए कहाँ से हैं? ये हेराक्लिटस नाम के एक कवि से आए हैं। हेराक्लिटस जो थे उनका एक नाम यूफेसस भी था, जो 500 BC के आसपास लिखते थे, और एंशियंट ग्रीक पोएट थे ये हेराक्लिटस, ठीक है। सोक्रेटिस से भी पहले लिखा करते थे, ठीक, और ये एक फिलोसोफर भी थे। और इनके जो दो एपिग्राफ हैं, 2 लाइन्स हैं जो इसमें एपिग्राफ में यूज़ किया गया है, ग्रीक लैंग्वेज में है। पहला है कि दो विजडम इज कॉमन, द मैनी लाइव्स एज इफ दे हैव विजडम ऑफ देयर ओन। तो इसका मतलब ये है कि जो विजडम है वो तो कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई रेयर है विजडम 1-2 लोगों के पास रहती हो, विजडम तो लगभग सबके पास होती है, लेकिन मैनी लाइव्स एज इफ दे हैव विजडम ऑफ देयर ओन, इसका मतलब कि जो मनुष्य का जीवन है उसमें क्योंकि इतने ज़्यादा जीवन होते हैं, ये शायद बात कर रहे हैं कई बार जन्म होते हैं उनकी, कि उनका एक विजडम होती है मल्टीपल बर्थ की, यानी मोक्ष की बात, सैल्वेशन की बात वो कर ही रहे हैं। तो अगर आपके पास विजडम है तो आप इस सैल्वेशन को अचीव कर पाएंगे। आप यानी विजडम एक जन्म में ही एंजॉय करना नहीं है, बल्कि विजडम मोक्ष को प्राप्त करना है, ये इसकी एक मीनिंग हो सकती है। और भी मीनिंग हो सकती है, क्योंकि पोइट्री की एक मीनिंग तो होती नहीं है। दूसरा जो कोटेशन है एपिग्राफ में इस पोएम में, वो कहता है द वे अपवर्ड एंड द वे डाउनवर्ड इज़ वन एंड द सेम। तो जैसे पोएम की पहली लाइन कहती है, मैंने अभी आपको दिखाया था कि टाइम प्रेजेंट और टाइम पास्ट एक ही है, वैसे ये कोटेशन कहता है जो आपका एपिग्राफ है कि ऊपर जाने का रास्ता और नीचे जाने का रास्ता एक ही है। तो ऊपर जाने का रास्ता सिंबॉलिकली आप मान सकते हैं टू डू गुड वर्क एंड रीच हायर, एंड डाउन जाने का रास्ता मतलब हो गया टू डू नॉट बैड वर्क एंड गो डाउन साइड। सो you know he says that whatever you do is there's nothing there's no difference in that, सब कुछ लगभग एक ही है, ऐसा पोएट कहता है। तो the poem was first of Eliot's that relied on speech with a narrator who speaks to the audience directly। तो ये एलियट की पहली पोएम है जिसमें जो नरेटर है वो पोएट से डायरेक्टली जो वो ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर रहा है। इसके पहले वाली पोएम्स में वो ऑडियंस से डायरेक्टली बात नहीं करता था। फॉर एग्जांपल अगर आप द वेस्टलैंड देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक कहानी बताई गई है, ऑडियंस से बात नहीं की गई है। यहाँ पे ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करके बात की गई है पोएम में। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, पहला सिंबल है गार्डन का और दूसरा सिंबल है लंदन का। लंदन पोएम शुरुआत होती है गार्डन से और ख़त्म होती है लंदन पे, ठीक है। लंदन एक ऐसा लंदन और गार्डन ये दोनों ऐसी इमेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा आई हुई हैं एलियट की पोएम्स में कई जगह। तो गार्डन की जो इमेज है वो नेचर के लिए यूज़ हुई है, पवित्रता के लिए यूज़ हुई है, अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए यूज़ हुई है। लंदन की इमेज जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ हुई है, करप्शन के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। तो वही जो उनका लगभग सारी पोएम्स में है, अ मूवमेंट फ्रॉम
मटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म जो वेस्टलैंड में भी है वो इस पोएम में भी है। इलियट कहते हैं कि दोज हु क्लिंग टू टेक्नोलॉजी एंड रीजन आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स और द लोगोस। तो यूनिवर्स और द लोगोस का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड, भगवान का मतलब जो क्राइस्ट है उनको समझना, ठीक है, लैंग्वेज को समझना। तो इलियट कहते हैं जो लोग बहुत टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, वो ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं। ये इस पोएम की बुनियाद है। द अंडरवर्ल्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए चर्चयार्ड एंड अ डिस्कशन ऑफ डेथ। तो यहाँ पे एक चर्चयार्ड का जिक्र है पोएम में और डेथ के बारे में डिस्कशन है, अंडरवर्ल्ड में दिखाया गया है इसके अंदर। दिस इन टर्न बिकम्स अ डिस्कशन ऑफ टाइमलेसनेस, और एक टाइमलेसनेस का डिस्कशन है कि कैसे आदमी अमर हो सकता है, टाइमलेसनेस हो सकती है, इटर्निटी की बात हो रही है कि गॉड कैसे अमर है, इंसान अमर नहीं है, इसकी बात हो रही है। और इसी के साथ ये पोएम की एंडिंग होती है, राइट। पोएम का जो नरेशन है, द पोएम्स नरेशन रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ह्यूमन काइंड इज अफेक्टेड बाय ओरिजिनल सिन। जैसे मैंने कहा कि ये क्रिश्चियन पोएम है, इसमें अन्य धर्मों की बात नहीं होती है। ओरिजिनल सिन जो है वो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एडम और ईव ने वो एप्पल खा करके वो पृथ्वी पर आ गए थे और फिर ये दुनिया उनके बच्चों से आगे बढ़ी। तो वो जो उन्होंने पाप किया था भगवान की बात ना मान करके, उसको ओरिजिनल सिन कहा जाता है। और कहते हैं कि हर एक क्रिश्चियन जो पैदा होता है वो पापी पैदा होता है। हिंदुओं में ऐसा नहीं कहते, लेकिन क्रिश्चियंस में ऐसा कहते हैं कि हर एक क्रिश्चियन पैदा होने वाला पापी है, उसने पाप किया है, ओरिजिनल सिन किया हुआ है, और इसलिए उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा इस दुनिया में, ठीक है। तो ये पोएम बताती है कि हाउ मैनकाइंड इज अफेक्टेड, कि जो ओरिजिनल सिन है उससे मनुष्य के ऊपर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी इस पोएम में बताया गया है। टाइम के बारे में डिस्कोर्स है बहुत ज़्यादा, शुरू से लेकर के अंत तक। और इसको जो सेंट ऑगस्टीन के कन्फेशंस है, सेंट ऑगस्टीन्स कन्फेशन जो बुक है, वहाँ से इसका इस आइडिया को लिया गया है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो डिस्कोर्स ऑफ टाइम है वो कहाँ से आया है, तो सेंट ऑगस्टाइन्स के कन्फेशन से आया है। मेमोरी का जिक्र है इस पोएम में। अगर आपसे पूछता है कि मेमोरी का जिक्र है या नहीं है, या किस पोएम में मेमोरी का जिक्र है, तो आपको बताना पड़ेगा बर्ट नॉटन में। उन्होंने कहा कि मेमोरी के साथ क्या करना चाहिए, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो मेमोरी को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द करेंट वर्ल्ड। अगर आप वर्तमान संसार को समझना चाहते हैं तो आपको मेमोरी को त्याग देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ह्यूमंस मस्ट रियलाइज दैट द यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन ऑर्डर। ये बार बार वो कह रहे हैं कि ह्यूमंस को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है, भगवान का बनाया हुआ एक नियम है, और अगर आप उस नियम के खिलाफ जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। ये पोएम बार बार कह रही है। कॉन्क्लूजन में पोएम में एम्फेसाइज किया गया है कि गॉड इज द ओनली वन दैट इज ट्रूली एबल टू एग्जिस्ट आउट ऑफ टाइम। यानी मनुष्य जो है एक समय में पैदा होता है, एक समय में मर जाता है, भगवान इकलौते हैं जो हर समय में जिंदा रहते हैं। ये पोएम में अंत में फोकस किया गया है। एंड हैव नॉलेज ऑफ ऑल टाइम्स, और भगवान जो है वो ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनीपोटेंट हैं, उनको हर समय की जानकारी है, हर जगह की जानकारी है। लेकिन जो मनुष्य है वो इसके बावजूद कि उसको हर समय की जानकारी नहीं है, हर जगह की जानकारी नहीं है, उसके अंदर एक काबिलियत है, और वो काबिलियत है रिडेम्पशन की। यानी मनुष्य रिडीम हो सकता है, रिडेम्पशन प्राप्त कर सकता है, वो अपने आप को पापों से मुक्त कर सकता है प्रायश्चित के द्वारा, भगवान की पूजा के द्वारा और सच्चाई में विश्वास के द्वारा। बिलीफ इन हिम यानी गॉड में विश्वास के द्वारा वो बच सकता है, ठीक है। हिज एबिलिटी टू सेव देम फ्रॉम बाउंड्स एंड द मटेरियल यूनिवर्स। तो मजबूरियों से और इस सांसारिक क्या कहते हैं भाव सागर से उसको बचाने के लिए भगवान में विश्वास करना है। ये जो आपको मम्मी लोग कहती हैं वही है और कुछ नहीं है। सोर्सेस की बात कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। स्टीफन मलारमे की द्वारा लिखी गई पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये याद रखिएगा। पूछता है कि इसमें से कौन सा इसका सोर्स है, तो स्टीफन मलारमे का नाम याद रखिएगा। इनकी पोएम से इन्होंने लिया है। सेंट ऑगस्टाइन के कन्फेशन की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, यहाँ से भी इसका सोर्स है। स्ट्रक्चर इसका वेस्टलैंड के सिमिलर है। लाइन 178 है, पहले बता चुका हूँ शुरू में ही। पार्ट्स 5 हैं। एक क्रिटिक है जॉर्ज ऑरवेल, उनको आप लोग अच्छे से जानते हो। उन्होंने इस पोएम को की बहुत क्रिटिसाइज किया था, ये पूछ सकता है बर्ट नॉटन को। और उन्होंने कहा था कि ये रिलीजियस नेचर की पोएम है और पोएम में रिलीजन को प्रीच करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जॉर्ज ऑरवेल ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। किसने क्रिटिसाइज़ किया ये पूछ सकता है, किस आधार पर क्रिटिसाइज़ किया ये पूछ सकता है, ठीक है। अब हम बिगिनिंग और एंडिंग देख लेते हैं। ये है आपका टाइम, पहला स्टैंजा,
टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ परहैप्स प्रेजेंट इन टाइम फ्यूचर, राइट। तो इसका मतलब सीधे से हो गया कि जो हमारा आने वाला टाइम है वो हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट से प्रभावित होता है। एंड टाइम फ्यूचर कंटेन्ड इन द टाइम पास्ट, और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमारे पास्ट पे डिपेंड करता है। इफ़ ऑल टाइम इज़ इटर्नली प्रेजेंट, अगर हर एक टाइम का एक दूसरे से इतना स्ट्रांग रिश्ता है तो इसका मतलब हर एक टाइम हमेशा प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि आज जो वर्तमान में अभी कुछ करने वाले हैं वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को प्रभावित करता है। ऑल टाइम इज़ अनरिडीमेबल, इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी कर देंगे वो हो जाएगा, उसको आप रिडीम दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो कुछ भी टाइम में करें, वर्तमान टाइम में, उसको सोच समझ के करें, क्योंकि बाद में रिडीम करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ये इस पोएम की शुरुआत है। और जो कंक्लूजन है वो ये आखिरी की 5 लाइंस हैं। देयर राइजेस द, जैसे मैंने कहा ये शुरुआत होती है उस गार्डन में जिस गार्डन की बात कर रहे हैं हम, और बर्ट नॉर्टन नाम का जो मैंसन था वहाँ पे। और ये लंदन का सीन है जो आखिरी वाला है, जहाँ पे हम बात करते हैं छल कपट और प्रपंच की। तो वहाँ पे द राइजेस द हिडन लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन इन द foliage, quick now, here, now, always, ridiculous, the waste, sad time, stretching before and after. So he says कि जो लास्ट वाला है उसमें वो कहते हैं कि जो चिल्ड्रन का लाफ्टर है वो एक पॉजिटिव इमेज है, ठीक है। और ही सेज दैट नाउ यू हैव द टाइम टू डिसाइड एंड एक्ट एंड डू एंड वर्क सिंसियरली इन द प्रेजेंट, सो दैट आपका वेस्ट सैड टाइम, यानी आप अपने टाइम को ख़राब ना करें और आप गॉड में बिलीव करके, यूनिवर्स को समझ करके, है ना, अच्छा जीवन जिए और सेल्वेशन को प्राप्त कर सकें। तो ये आखिरी की और शुरुआत की लाइन्स आपको याद रखनी है। हो सकता है यही लाइन देकर पूछ ले कि कहाँ की लाइन है। तो फ़िलहाल मैंने इतना आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्लान किया था अभी के लिए। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ आस्क, अदरवाइज आई विल कंक्लूड दिस क्लास। थैंक यू सर। रवि जी, यस, आप वेस्ट लाइन बताएंगे क्या थोड़ा सा? अभी इस समय नहीं